जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 7। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर उसे देखा और उसका सांस तो लम्हे भर को साकित हुआ था। वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पे गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी हुई मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे देवरी लिए आंखें सुकेड़े बस उसे ही देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। सन कमसन उसने तुर्की में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है, वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से बस उसका चेहरा देखने लगा। उसे यूं लगा जैसे वो बॉस्फोरस के पुल पे हथेलियां फैलाई खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हुई हवा उसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के जेर असर थी, जैसे हसीन ख्वाब के। मैं उनकी मेहमान हूं, पाकिस्तान से आई हूं। वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसके सामने उसकी सारी खुद एतमादी जैसे हवा हो गई थी। एकदम वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? उसका अंदाजा ऐसा था जैसे वो किसी जरूरी काम में मसरूफ था जिसमें हया ने मुदाखलत कर ली थी शायद। मैं हया हूं, हया सुलेमान। उसने पुरुम्मीद निगाहों से जहान सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी उसका नाम सुनकर उसकी पुरकशिश आंखों में जैसे शनासाई की कोई रमक और वो कह उठा कि कौन हया सुलेमान। और उसके कदमों तले बॉस्फोरस का पुल शक हुआ था और वो बेदम सी नीचे गहरे नीले पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? ये आवाज दोहराते हुए वो सुन सी हो गई थी और उसे ही देख रही थी। उसकी पलकें तो जैसे झपकना भूल गई थी और उस शख्स के चेहरे पे जमानों की अजनबियत और बेजारी थी। पहचानने या फिर ना पहचानने का तो सवाल ही नहीं था। जहान सिकंदर तो शायद उससे वाकिफ ही नहीं था। कौन मैडम? उसने कदरे उकताकर दोहराया और हया ने खफीफ सा सर झटका और फिर लब भींच लिए। मैं सबीन फूफो से मिलने आई हूं, उनके भाई सुलेमान की बेटी हूं, वो जानती हैं मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। वो शाने उचकाकर वापस को पलट गया और वो झिझक कर ऊपर जीने पे चढ़ी तो पायदान को देखकर उसे कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पर कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था। वो राहदारी के उस पार जहान को जाते हुए देख रही थी और वहां से हथौड़ी की ठक ठक फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदारी अबूर करके किचन के खुले दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता था और ऐन वस्त में गोल मेज के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना हुआ था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की तरफ पुश किए खड़ा था और उसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पे जोर जोर से जरबे लगा रहा था। वो चंद लम्हे की शशोपंच के बाद ढीठ बनकर आगे आई और कदरे आवाज के साथ कुर्सी खींची तो वो भी बेख्तियार चौंक कर पलटा। डाइनिंग रूम में। खैर, वो नागवारी से लब भींचकर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया और उसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पे किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरे से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने शायद जिंदगी में कभी इतनी तस्लील महसूस नहीं की थी। मैम। चंद लम्हे गुजरे तो वो इसी तरह काम की तरफ मतवज्जा चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए उसे पुकारने लगा और वो उंगलियां मरोड़ती टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफतन चौखट पे आहट हुई तो उसने सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फुप्पो उसी पल किचन में दाखिल हुई थी और कंधों तक आते
बॉब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती हुई आ रही थी और उसे बैठा देखकर तो वो ठटक कर रुकी। हया मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पे तकरीबन गिरा कर वो वालेहाना अंदाज में उसकी तरफ लपकी थी। वो जो जहान के सर्द मेहर रवैये पे बददिल से बैठी थी, गड़बड़ा कर उठी और बहुत गर्म जोशी से गले लगाकर उन्होंने उसकी पेशानी चूमी और फिर बेहद मोहब्बत और अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज तक आओगी मिलने में, सोच रही थी कि तुम थकन उतार लो तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। खैर कैसी हो तुम और कितनी प्यारी हो गई हो? वो उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठी मोहब्बत से उसका हाथ थामे हुए कह रही थी। मैं ठीक हूं फूफो, आप कैसी हैं? वो मुश्किल से मुस्कुराती उन्हीं की तरफ अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो ना, और आंखें तो बिल्कुल सलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं फूफो, वो हल्का सा जता कर बोली। भाई मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। खैर ये बताओ कि सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछने लगी और वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी कि आप दावर भाई की शादी में नहीं आई ना? दावर भी कितना बड़ा हो गया ना माशाल्लाह, शादी भी होगी। अच्छा खैर बताओ कि कैसी रही शादी? मैंने तो एक वीडियो देखी थी तुम्हारी। और उसने चौंक कर उन्हें देखा। कौन सी वीडियो? उसका तो सांस रुकने लगा था और एकदम ही उसे उस कमरे में बहुत घुटन महसूस होने लगी थी। अरे वही जो दावर के वलीमे पे स्टेज पे बनाई गई थी, तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी, मैंने रोहेल के फेसबुक पे देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? उसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक पे यूज करती हैं? वो उन दोनों की जानिब पुश किए कैबिनेट के दरवाजे पे इसी तरह ज़रबे लगा रहा था। हाँ बस रोहेल की एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क्स पसंद नहीं है। हर शख्स आपकी जिंदगी में झांक रहा होता है ना, और इंसान की कोई प्राइवेसी भी नहीं रहती। ओह हया, खैर तुम जहान से मिली? एकदम ख्याल आने पे उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा जो चेहरे पे ढेरों सख्ती लिए अपने काम की जाने मतवज्जा था। जहान तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी और रोहेल की बहन है, तुम्हारी फर्स्ट कजन। मिल चुका हूं। वो अब झुककर दरवाजे से कील निकाल रहा था। बेटा ये रिश्तेदारियां याद रखने के मामले में ना बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है और इसे रिश्ते याद रहते भी हैं। दरअसल फूफो, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब उसके माँ बाप उसे रिश्ते याद दिलाएं। इसमें बच्चों का क्या कसूर भला? सारा कसूर तो वालिदैन का होता है ना। अगर वालिदैन ही औलाद को कभी रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्जाम किसके सर पे रखा जाए? और अब सबीन फूफो का तो जोशो खरोश से दमकता चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन वो इसी तरह तलखी से कहती जा रही थी। जिहान अब भी काम में मसरूफ था। और फिर हया ने कहा, मसलन अब आप लोग हैं ना, आप कई दिहाइयों से इधर मुकीम है और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता है ना। दैट्स अनफेयर, नहीं? और फूफो का चेहरा सफेद पड़ गया और लट्ठे की माने सफेद और फीका। वो मुश्किल से मुस्कुराई और होले से उन्होंने सर झटका। ठीक ठीक कह रही हो तुम, बस कभी आ ही नहीं सके। और अब वो मुतमईन थी। अपने लहजे पे उसे कतई अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि ये उन लोगों की बेरुखी थी जिसके बाइस उसका उनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बन चुका था। वो जमीन और आसमान के दरमियान मौल्लक थी। किसी की मनकूहा होकर भी खानदान के लड़के उससे उम्मीद लगाने लगे थे, और वो चाहती थी कि इस कड़वी दवाई का जायका जरा ये लोग भी तो चखें। जिन्होंने अपने बेटे को सिर्फ बताया तो ये कि वो उसकी कजन है और बस। और तभी उसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फोटो फ्रेम पे पड़ी। उसमें खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी कैप,
اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے اور پھول ستارے۔ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی اور پھر ان سے پوچھا، یہ پھوپھا ہے؟ اور سبین پھوپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائے۔ اب یہ بات جہان نے کہی تھی اور وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا بھی اس کی بات پہ چونک گئی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا ہوگا، لیکن نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ اب وہ ذرا سی محتاط ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ پھوپھا آرمی میں تھے نا، پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلپ پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا ہوگا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھوپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش پشاش سی ہو گئی تھی اور حیا جواب دیے بغیر فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو ہی بس دیکھی گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول اور بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا نل بھی؟ پھوپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے سے یاد دلایا۔ اور جیسے حیا نے وہ پلاؤ دیکھا تو کہنے لگی، اے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ ارے رہنے دینا پھوپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص تو نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ تو مت کرو۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی گئی چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا اور دفتن ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا اور پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو نا حیا، پھوپھو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی اور اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیے کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا اور دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ سے مزیدار اب لگنے لگا تھا اور ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگا تھا، اتنا برا نہیں تھا۔ پھوپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد اور بے یقینی سے اس نے گردن موڑی اور جہان راہداری سے اسے پکارتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو صرف اس کا نام ہی یاد رہ گیا تھا؟ اور پھر وہ بمشکل ہی بول پائی، جی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک ادھ کھلے گلابوں کا بوکے اور ایک سفید کارڈ بھی تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ سانس روکے ان سفید گلاب کے پھولوں کو بس دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے، نہیں اور ہرگز نہیں۔ اور تبھی اس نے کہا، تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر محسب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ اور کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ ارے نہیں، میں نے نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھنے لگی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے، For my love, حیا سلیمان from your Valentine۔ اور ویسے بھی ویلنٹائن ڈے میں تو ہفتہ 10 دن باقی تھے، اسے یاد تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی اور سوچنے لگی کہ یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ اور جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا اور کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
دفتن میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا اور اس نے چونک کر دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حیا بیٹھو بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، میری فرینڈ کال کر رہی ہے، وہ باہر آ گیا، شاید چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر ہے کہ وہ جانتی تھی کہ وہ فون اس کی دوست کا نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے سر ہلا دیا۔ کہنے کو تو جیسے کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا، اور وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے اور بس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے پاؤں میں ڈالتے ہوئے دیکھا کہ ایک کاغذ ان پر بھی گرا ہوا تھا اور حیا جھکی اور وہ کاغذ اس نے اٹھایا۔ وہ کسی کوریئر کمپنی کی رسید تھی، غالباً جو شاید جہان نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی AR نے بک کروائے تھے۔ اے سے تو احمد اور آر سے وہ دھیرے دھیرے سڑک کے کنارے کی طرف اب بڑھ رہی تھی۔ وہ تو خود گھنٹہ پہلے خود اس بات سے ناواقف تھی نا کہ وہ جہانگیر کی طرف جا رہی ہے، تو پھر AR کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے غیر ملک میں اتنے ذرائع بھلا کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی آخر کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پہ بیٹھ گئی اور اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھیں۔ اسے ہالے کے آنے تک اب وہیں بیٹھنا پڑا تھا اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ حیا نے اگلے روز ہی ڈوم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی اور کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا، اور وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور PhD کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹولی تھی، واقعتاً نااہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہی تھی، اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ وہ ہینڈسم لڑکے کا ذکر ڈی جے نے جو پہلے روز کیا تھا اس سے گاڑی چھینتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا پھر ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا پھر وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھ کر آتی تو یوں ہی کڑتی رہتی۔ اور حیا نے تو ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے اور وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام ابھی معلوم نہیں تھا، بس یہ فلسطینی ہیں یا چائنیز ہیں، یہ نارویجن ہے، یہ ڈچ ہے، اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ اب ان کو 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے تھے جبکہ حیا نے 4 ہی لیے تھے، اور چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی بھی پابندی تھی، اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں ہی گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو یا نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، خوب مزے تھے۔ لیکن سبانچی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے سکارف پہ پابندی تھی۔ یار تو یہ ہالے نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ کلاس میں تو سکارف اتار کر ہی جاتی ہے نا، ڈی جے چپس اترتے ہوئے بتا رہی تھی، اور وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپٹ پہ بیٹھی تھی۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے تو دوسری طرف بہت سے سکارف اور سکرٹس بھی ٹنگے ہوئے تھے۔ جینز والی ترک لڑکیاں سکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی تھی اور پھر بعد میں وہ سکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی تھی۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے سکارف اور سکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔
मजे की है ना ये वैसे हौले नूर भी। वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी, और उसने भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में ताया फुरकान के डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुक्र है कि यहाँ वो लोग नहीं थे और वो जिंदगी को अपनी मर्जी से लुत्फानंदोज करके गुजार रही थी। अच्छा, परसों तुम अपनी पुप्पो के घर गई थी ना, कैसा रहा ट्रिप तुम्हारा? अच्छा रहा यार, फूफो ने भी पुलाव बनाया था और वो वाकई इतना बदमजा पकवान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। हाँ तो मैं तो पहले ही कह रही थी तुमसे। और इसी तरह वो बातें करती रही, और जब वहां पे भी वो बोर हो गई तो प्रेयर हॉल से बाहर निकल आई। सर्द नम हवा धीमी लय में बह रही थी और हरी घास पे सिबान जी की गोल सी इमारत पूरे वकार के साथ खड़ी थी, जैसे गोलाई की शक्ल में बने घर को हैट पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दाखिली दरवाजों के सामने अब सीढ़ियां बनी थीं और सीढ़ियों के दोनों अतराफ सब्जा फैला हुआ था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थी जब डीजे ने उसका शाना हिलाया और उसे कहा, ये जो आखिरी जीने पे 3 लड़के खड़े हैं ना, ये वही फलस्तीनी लड़के हैं। देखो टॉली भी उनके साथ ही है। यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है जीने, बेसिकली जीने कहते हैं सीढ़ी को। स्टेयर्स जिससे वो उतर रही थी उसी को जीने कहा जा रहा है। अब जैसे उसने हया को बताया उन लड़कों के बारे में, तो उसने हवा से चेहरे पे आते बाल अपने पीछे हटाए और फिर उन्हें देखा। वो वाकई हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ थे। डीजे उससे कहने लगी, क्या हो ना, इनसे मिलते हैं। अरे नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। वो खटखट सीना उतरती आगे बढ़ गई और डीजे ने भी उसे नहीं पुकारा था, और वो उन फलस्तीनियों की जानिब चली गई। हया यही चाहती थी कि डीजे से उसकी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन फिलहाल तो वो खूब आजादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, बिल्कुल अकेली और तन्हा। और करीबन घंटे भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पे चलने लगी। उसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता सुर्ख कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पांव में 5 इंच ऊंची सुर्ख पेंसिल हील पहनी थी और रेशमी बाल हवा से शानों पे उड़ रहे थे, और गहरे काजल के साथ रस भरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। उसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज उसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। अब बस स्टॉप वहां पे आ चुका था जब बादल जोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। गुरसल बस सर्विस वो सिबांजी के तुलबा के लिए ही चलती थी और उन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हॉली ने उसे गुरसल का शेड्यूल तो रटवा ही दिया था और उसने उसे बताया था कि जिस दिन तुम्हारी गुरसल छूटी तुम्हें हॉले नूर बहुत याद आएगी। उसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था, और गुरसल अपने मुकर्रर वक्त से एक लम्हा भी ताकीद नहीं करती थी, और अगर आप चंद सेकंड भी देर से आए तो गुरसल गई। अब वो घंटे बैठकर अगली गुरसल का इंतजार करें। फिर जब वो गुरसल में बैठी तो आसमान पे स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे, और जब वो बास्फोरस का ज़ीमुश्शान पुल उसने पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थीं। और जब वो टॉक्सम स्क्वायर पे उतरी तो इस्तांबुल तो भीग रहा था। टॉक्सम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकजी चौक था। वहां ऐन वस्त में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्समे नस्ब थे। मुजस्समा आजादी एक तरफ हरा भरा सा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का जेर जमीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी और मोटे मोटे कतरे उस पे गिरे और वो सीने में बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। अब गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना तो ऑब्वियसली दुश्वार हो गया था और चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। जेर जमीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियां सामने ही थीं और वह तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दहाने तक पहुंची थी कि चट्टाह की आवाज आई और वो लड़खड़ाते और गिरते गिरते बची। दरअसल उसकी दाएं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी और टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा
बस अटका हुआ साथ लटक रहा था। उसने खफा से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ अंदाज में छतरियां ताने गुजर रहे थे और शुक्र है कि उसे किसी ने नहीं देखा था। और बारिश उसी तरह बरस रही थी और उसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत में चेहरे के अतराफ में चिपक गए थे। उसने खौफ से टूटे जूते के साथ जीना उतारना चाहा, लेकिन यह नामुमकिन था। झुंझलाकर वो झुकी, दोनों जूतों के स्ट्रैप्स खोले और पांव उनमें से निकाले और जूते स्ट्रैप से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर अब मच गया था और वो भागते हुए नंगे पांव जीना उतरने लगी और उसके पहलू में गिरे हाथ से लटके दोनों जूते इधर से उधर झूल रहे थे। अब मेट्रो का टिकट भी 1.5 लेरा का था, चाहे जिस भी स्टेशन पर उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस करने से कबल ही मोतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी सीधी कतार में थी और खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे और वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। उसकी नजर कोने की एक खाली नशिस्त पे थी, लेकिन आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था और जब तक वो कोने वाली नशिस्त पे बैठा नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकी। और फिर उसके बैठते ही धम से उसकी बराबर की जगह पे वो आ बैठी और वह स्याह सूट में मलबूस शख्स उसे शनासा सा लगा था। लम्हे भर को तो उसका सांस रुक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं जहान सिकंदर था। बहुत कीमती और नफीस स्याह सूट में मलबूस, जल से बाल पीछे किए, वो चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था और ब्रीफकेस उसने कदमों में रख दिया था। और अब वो उसे ही देखेगी और वो काफी सीरियस नजर आ रहा था। अब सामने वाली कतार और उनकी कतार के दरमियान जो जगह थी वो ऊपर लगे हैंडल पकड़कर खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो अजीब इत्तेफाक पर इतनी शश्तर बैठी थी कि हाथ से लटकते जूते वो भूल गई। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब लेकिन कितना दूर था। उसे कैसे मुखातिब करे, और अगर वो उसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो उसका दिल डूबने लगा था। लेकिन वो तो शायद उसे पहचाने भी ना। उस सर्द महर कमगो शख्स से यही तवक्को थी। चंद पल सिर के थे कि जहान ने सफा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया और अंगूठे से अगला सफे का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पे डाली और फिर सफा पलट कर अखबार की जानिब मुतवज्जा हो गया। लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा से उसे देखा। उसकी भीगी मोटी लटें रुखसारों से चिपक गई थी और पानी के कतरे थोड़ी से नीचे गर्दन पे गिर रहे थे। वो उसके मुतवज्जा होने पे भी सांस रोके सामने ही देखी गई। ओह हया, वो हैरत भरी आवाज जैसे कहीं दूर से आई थी और हया ने धीरे से पलकें उसकी जानिब उठाई और काजल की तो लकीर मिट कर नीचे ही बह गई थी। तब भी उन उदास आंखों में अजब सहर दिखता था। जहान सिकंदर, वो भी रस्मन मुस्कुराई थी। हया कैसी हो, अकेली हो? कहने के साथ जहान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहां कोई मुसाफिर हया का हमसफर लग नहीं रहा था। जी अकेली हूं। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हो। मुस्कुराते हुए अपनाइए से कहते हुए वो अखबार तह करने लगा। वो जो उसके लिए हथौड़ी और मीखे नहीं रख सकता था, अब अखबार रख दिया था उसने। या खुदा, ये वही जहान सिकंदर था। और फिर उससे कहने लगा, मम्मी तुम्हें याद कर रही थी, तुम फिर कब घर आओगी? अब अखबार एक तरफ रख कर वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जा था और वो यकटक उसे देखे गई। बस शायद कुछ ही दिन। कुछ कहने की कोशिश में से महसूस हुआ कि जहान की निगाहें उसके हाथ पे फिसली थीं और वो पेशतर उसके कि वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है और इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो? लाओ दिखाओ जूता।
वो खफा हुआ था या फिर फिक्रमंद, उसे सोचने का मौका ही नहीं मिल सका था। जहान जूता लेने के लिए झुका तो उसने बेबसी से टूटी हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाला है। उसके हाथ से जूता लेकर वो उसे उलट पुलट कर देखने लगा और हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जहान रहने दो, बल्कि ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरे हाथ से ब्रीफ केस में से कुछ निकालने लगा। जहान, लोग देख रहे हैं, ये पकड़ो जरा। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमाया और फिर हाथ में पकड़ा टेप खोला। काफी लंबा सा स्ट्रिप खोलकर दांत से काटा और हया ने जूता सामने किया और उसने एहतियात से हील के निचले लटकते हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ा और उसके गिर चक्रों में टेप लगाता गया। और फिर उसने कहा, अब पहनो। मरहम शुदा सैंडल को उसने झुककर हया के कदमों में रखा और हया ने उसे पांव में डाला और स्ट्रैप बंद करके झुकी थी कि जोर पड़ने से दोबारा चटक हुई और हील का टूटा हुआ हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। वो मुतासिफ हुआ था। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आन घेरा था और ये सर्द मेहर और तल्ख जहान तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि कोई अपना अपना सा शख्स लगा था उसे। वो जवाब देने के बजाय झुक गया था और हया ने गर्दन तिरछी करके देखा। वो अपने बूट का तस्मा खोल रहा था और इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, जहान अपने बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबे उतार कर अपने ब्रीफ केस में रख रहा था और उसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते देता हो। और उसे कहने लगी कि नहीं, रहने दो, मैं भी मार्केट से नया ले लूंगी। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? और जहान ने जरा सा मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से सिसली जा रहा हूं। तो फिर मैं तुम्हें पता नहीं जूते कब वापस कैसे करूंगी, पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊंगी। और इससे पहले कि वो कुछ कहती, जहान ने कहा, तुम भी अकेली कहीं नहीं जा रही हो, अगला स्टेशन सिसली है। इधर हम साथ ही मॉल से जूता खरीदेंगे और फिर मैं अपना बूट वापस ले लूंगा। लेकिन तुम्हारे ऑफिस का काम? अब मैं नंगे पांव काम पे जाकर क्या करूंगा भला? वो धीरे से मुस्कुराया था और वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। और वो यकटक काजल की मिटती स्याही वाली आंखों से उसे देखे गई। उसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे भी खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। और वो चौंकी और फिर खफीफ सा सर झटका और बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती थी कि जहान लाताल्लुकी से बैठा उसकी बात नहीं सुन रहा, वो उसका वही फिक्रा उसे लौटा दिया करता था। अब जैसे वो सीधी हुई तो वो दोबारा से अखबार खोलकर बैठ चुका था। अजीब धूप छांव जैसा शख्स था वो। अब सिसली के स्टॉप पे मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा कि जहान बहुत आराम से उसके आगे नंगे पांव चल रहा था और उसके अंदाज में कोई खफत या फिर कोई झिझक नहीं थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब चंद जीने बाद ही ऊपर सीढ़ी के इख्तिताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा था। वो जहान के दाईं तरफ थी और आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए उसने देखा कि जमीन पे एक कील निकली पड़ी थी। इससे पेशतर कि वो मतला कर पाती, जहान का पांव उस कील के नोकदार हिस्से पर आया और जब उसने दोबारा पांव उठाया तो उसकी एड़ी से खून की नन्ही से बूंद निकली थी। और उसने बेख्तियार जहान के चेहरे को देखा, लेकिन वो सुकून से सीध में देखता तेज तेज चल रहा था। जहान, तुम्हारा पांव, तुम्हें जख्म आया है। वो उसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी। खैर है, वो रुका नहीं था, लेकिन तुम्हारा खून निकला है। वो वाकईतन परेशान थी। अरे बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने जरा से खून से मैं जख्मी तो नहीं हो गया ना?
बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। खैर वो देखो जवाहिर मॉल। उससे कुछ कहना वाकई बेकार था और वो चुप होकर उसके साथ मॉल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंद और बाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी और उसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ में छोटे सितारे बने हुए थे और उसमें बड़े सितारे के ऊपर लिखा था CEVAHIR मॉल। जहान भी तुर्कों की तरह सी को जे पढ़ रहा था, यानी कि जवाहिर मॉल। ये जवाहिर मॉल है यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल, वो फख्र से बोला था। जवाहिर अंदर से भी उतना ही आलीशान था। सफेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नजर आती 5 मंजिलों के बरामदे और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। एन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टॉवर्स की तरह लगे थे और ये रोशनियों कमकमों से मुज़य्यन टॉवर्स 5 मंजिल की छत तक जाते थे। वो मशहूर सी गर्दन उठाए ऊपर 5 मंजिलों की बालकोनियां देख रही थी, जहां इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हर सू बिखरा हुआ था। रंग, खुशबू, चमक, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए और हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहान को मौका ही न मिल सके। अब इस बात पे जहान सिकंदर तो काफी खफा हुआ था, लेकिन वो पुरसुकून थी। हौले नूर समेत वो किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आर नहीं समझती थी, लेकिन जहान सिकंदर का एहसान कभी भी नहीं। 4थी मंजिल की दुकानों के आगे बनी चमकती बालकनी में वो दोनों साथ साथ अब चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना ही पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे ही रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो उसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी और शायद यही उनकी जिंदगी की भी कहानी थी। फिर जहान ने एक शीशे का दरवाजा खोला और एक तरफ हटकर उसे रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुर्ख कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और वो उसके पीछे आया। वो शायद रेस्टोरेंट था। नरम गर्म माहौल, हीटर और बाहर के सरमा की मिली जुली उनकी मध्यम रोशनियां और पीछे बजता धीमा सा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जहान ने कहा और वो अपना कोट उतार कर उसने कुर्सी की पुष्ट पर रख दिया था और अब वो कफ खोलकर आस्तीन मोड़ रहा था। लेकिन ये दावत किस खुशी में है? हया दोनों कोहनियां मेज पर टिकाए दाएं हथेली ठोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से देख रही थी और चेहरे के तो दोनों अतराफ में गिरते बाल अब खासे सूख चुके थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में और ये दावत मेरी तरफ से है, अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी निगाह अपनी कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से तो ऑर्डर भी तुम्हें ही करना चाहिए। उसने जहान की बात नजरअंदाज कर दी कि शायद वो मजाक कर रहा है। ओके ठीक है। जहान ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफे पलटने लगा। वो महव से उसके वजीह चेहरे को देखी गई। क्या वो जानता था कि वो उसकी बीवी है और इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो? क्या ये मुमकिन भी था? अब जब वो ऑर्डर कर चुका तो हया ने उससे कहा, उस रोज तुमने बहुत गलत बात की थी जहान, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था। वो यूं ही बंद मुट्ठी ठोड़ी तले टिकाए उसे तकते हुए बोली और वह हैरान हुआ। मैंने क्या किया था? पता नहीं किसने मेरे नाम वो फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जहान, और ना ही मैं जानती हूं कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके। जहान ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर को जुम्बिश दी, लेकिन वो जानती थी कि उसे यकीन नहीं आया होगा। अब रेस्टोरेंट में काफी गहमा गहमी हो चुकी थी और इर्द गिर्द वेटर्स मेजों के दरमियान रास्ता बनाते हुए और ट्रे उठाए तेजी से फिर रहे थे।
बस मंजर में वो बजती मौसीकी के सुर बदल गए थे और अब एक तुर्क गुलकार धीमे लय वाला गीत गुनगुना रहा था। और फिर जहान ने उससे पूछा कि वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं सिसली आ रही थी शॉपिंग वगैरह करने। अब वेटर कॉफी ले आया था और अब उन दोनों के दरमियान झुका ट्रे से दूसरा कप उठाकर मेज पे वो रख रहा था। बहादुर लड़कियों, अकेली घूम फिर लेती हो, जहान ने मुस्कुराकर कहते हुए अपना कॉफी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी ना? मतलब? कॉफी का भाप उड़ाता हुआ कप लबों से लगाते हुए जहान की आंखों में उलझन उभरी और उसने एक घूंट भरकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्टेट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तरकीबात से वास्ता तो नहीं पड़ेगा ना मेरा? वो कोहनियां मेज पे रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आहिस्ता से बोली, क्योंकि मैंने सुना है कि यहां इन सब से भी पाला पड़ सकता है। और जहान ने मुस्कुराकर सर झटका और कहा, किससे सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? तुम बताओ, ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफा कमाल पाशा या फिर कमाल अतातुर्क, वो तुर्कों का बाप था। वो नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूं, अब्दुल रहमान पाशा की। और कॉफी का कप लबों तक ले जाते हुए जहान ने रुककर ना समझी से उसे देखा। कौन? कॉफी से उड़ती भाप लम्हे भर के लिए उसके चेहरे को ढांप गई। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है। अरे कम ऑन, उसने कप रखकर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है, ये किसने तुम्हें कहानियां सुना दी हैं? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में कोई अफवाह उड़ाई होगी। तुम इस्तांबुल को क्या समझ रही हो? शायद हौले की तरह वो भी एक खालिस तुर्क था और अपने इस्तांबुल के दिफा के लिए जी जान से तैयार था। अब वेटर जहान के इशारे पे बिल ले आया था और जहान अपने बटुए से कार्ड निकालकर उसकी फाइल में रख रहा था। राई होती है तो ही पहाड़ बनता है ना? हया ये पाकिस्तान नहीं है, जहान ने जरा तफाखर से चित्ता कर कहा तो उसके लब भींच गए और कार्ड रखकर जहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रख दी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता। और बिल मैं दूंगी। हया ने तेजी से फाइल उठाई और खोली। हाँ, जैसे मैं तो जानते ही नहीं हूं ना। और जहान की अगली बात तो लबों में ही रह गई, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा हुआ था। दरअसल हुआ ये कि अचानक एक दूसरा वेटर तेजी से उसके पीछे से आया और पहले वेटर से आगे निकलने की उसने कोशिश की। पहले वेटर को ठोकर लगी और वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और नतीजतन उसकी दाईं हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का शरशर करता भाप उड़ाता सिजलर प्लेटर बीफ स्टेक समेत लट गया और मेज पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गर्म बीफ इकट्ठे आकर लगे और वो बिलबिलाकर खड़ी हुई। फाइल और बिल नीचे जा गिरे। अब दोनों ही वेटर बैक वक्त चीजें ठीक करने लगे और कहने लगे, आई एम सॉरी एंड आई एम सॉरी। ट्रे से कॉफी का कप भी उलट गया था और सारी कॉफी अब फर्श पर गिरी पड़ी थी। जहान नागवारी से तुर्क में उन्हें डांटने लगा और चंद ही मिनट माजरतों और मेज साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है? दिखाओ, ज्यादा जल तो नहीं गया? उसने हाथ बढ़ाया लेकिन हया ने कलाई पीछे कर ली। जरा सी चोट से मैं जख्मी तो नहीं होगी, बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। अब बज़ाहिर मुस्कुरा कर वो दर्द को दबा गई थी और हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शदीद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर उसने हाथ गोद में ही रख लिया। ठीक है, इट्स ओके, कॉफी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई और बिल वाली बात तो उसे भूल गई थी।
لیکن کافی تو ختم کر لو. وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا. رہنے دو, انتہائی بدتمیز ویٹرز ہیں یہاں کے. چلو. واپسی پر اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا اور زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے. تم واپس ٹاکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں, وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنا تھا, بس اسی طرف. جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا اور اس میں سفید شرٹ کی آستینیں یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا. ٹائی کی ناٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی. وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی. ایسے تم کرتے کیا ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی. میں غریب سا ریسٹورانٹ آنر ہوں. استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے نا, وہ میرا ہے. استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے, دیکھی ہے نا تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی. ویسے تم اس ویکنڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی. اور پھر اس کے بے ساختہ لبوں سے پھسلا, اور تم؟ میں تو ویکنڈ پر بھی ریسٹورانٹ ہی ہوتا ہوں. پھر فائدہ؟ اس نے سوچا. کوشش کروں گی. وہ مسکرا دی تھی اور پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے. تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے, اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ, بس وہیں پھسل گئی تھی. اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. آپ کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی میں. اچھا, پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی کیا؟ ہاں. اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینز کی طرف دیکھا. کیا مطلب؟ حیا نے آئی برو اٹھائی. لڑکی, کور سٹوری نہ پوری بنایا کرو. اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے. اور پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتے کی طرف گیا اور جھک کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی. چلو اسے اپنی جینز پہ لگا دو, ورنہ تمہاری فرینڈ یقین نہیں کریں گی. اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا ہے جہان سکندر. اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینز پہ مل دی اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی. میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں. تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا. پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گوش, سنجیدہ طبیعت کا, لیے دیے رہنے والا شخص تو ضرور ہے, مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں, لیکن اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی. جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی, وہ جہان کی زرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی. اب جب وہ ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی اور ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی. تمہیں کیا ہوئے؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی, وہاں پھسل گئی. اور ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا اور کہا, ہاں لگ بھی رہا ہے. اور حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی کہ ہالے, یہ بالکنی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے اس کے نیچے جاؤ تو وہ خود ہی جل اٹھتی ہے. اب ہالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی, اس کے سوال پہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا. ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں, وہ اپنی روم میں کسی انسان کی موجودگی پر یا پھر تیز ہوا اور آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہیں. اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا تھا, وہ بھی خود بخود. ہاں, ان دروازوں کے کیشر ذرا سلو ہیں, یہ چوکٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھاٹھا سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. ہاں, ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا. ہمارے ہاں بھی ہاسٹلز میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے. حیا نے فوراً ڈی جے کی بات کاٹی تھی.
اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال بھی نہیں ہے. ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی کیونکہ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس کا اندازہ ہو چکا تھا. حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا اور ہالے تو ابھی تک حیا کا کوٹ ہی دیکھ رہی تھی. اب حیا الماری کی طرف چل گئی تو ہالے گہری سانس لے کر بولی کہ پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی. نہیں. کیوں؟ وہ تیزی سے بولی. کافی، چائے، لنچ کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. ہالے نے مسکراہٹ دبائی. یہی کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ. ارے یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے. اچھا، پتہ نہیں. وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی. اور پھر اسے جہان کی وہ کہی ہوئی بات بھی یاد آئی جب اس نے اس سے پوچھا تھا کہ دعوت کس خوشی میں ہے، تو اس نے کہا تھا کہ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں. اب مارے تصحیق کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا. وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی اور وہ ریسٹورانٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا نا، خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی یا پھر کوئی پیشہ ور. اور اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے. جہان سکندر ہمیشہ اسی طرح اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا اور سین ہوا یہاں پہ ختم. اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم. آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اور کیا واقعی جہان سکندر اسے ایسا سمجھ رہا ہے یا پھر حیا ہی غلط فہمیوں میں ڈوب رہی ہے؟ کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ناول. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا.